So hello students, we are on the Eluding Shiksha Dwar in order to explain the things which are going to be asked in the B.Ed course, basically for the integrated course like the BA, B.Ed, BSc, B.Ed and so on. So in the further classes, we would be talking about the which kinds of question would be asked in the a B.Ed question papers, and as well as we will explain all the things which are required for to getting the good marks in the English. Special this video is being recorded for the especially for the English subjects. I have already mentioned over here that English, and here the chapters mentioned, that is mentioned in the Conceptum books. You may have heard about that books, that it is published by the Conceptum's publication. In that books there is given the 10 chapters. From that 10 chapters, that question is being asked. But if you go through the website of the AMU, you can find that there is no mentioned chapters. You can only find that the AMU say that the English would be up to the graduation level. तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डील करेंगे इस बात को कि जैसे अभी बहुत कम ही वक्त बचा हुआ है, 20 दिनों का वक्त है, 22 अक्टूबर को शायद एग्ज़ाम होगी। तो हम लोग को जितना ज़रूरी है, जिस चीज़ों को कवर करने के बाद हम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, चाहे वो BA B.Ed के लिए हो या BSc B.Ed के लिए हो या अदर फर्दर कोई भी और कोर्सेज के लिए, मगर इंटीग्रेटेड B.Ed, ये जो भी इंग्लिश की जो क्लासेज होगी उसमें बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे B.Ed वालों के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें मेंशन है चैप्टर कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट में ये मेंशन ही है 10 चैप्टर, मगर अगर आप ये AMU की वेबसाइट पर जाएं तो आपको इस तरह का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ मिलेगा कि आपका इंग्लिश जो होगा अप टू ग्रेजुएशन लेवल, मगर वो जब कब होता था, जब 2 साल का B.Ed होता था, तो उसमें होता था कि बच्चे ग्रेजुएशन करके आते थे। अभी हो सकता है कि उसका लेवल कम कर दिया जाए, मगर चैप्टर सब तो वही होंगे। जैसे आपको तो टेंस और उसके पैसिव और मॉडल्स वगैरह, नरेशन वगैरह जो भी है, फिक्स प्रोपोजिशन है, और उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल. The question would be asked little bit the not higher level up to the graduation level in the earlier previous years. The question would be asked according to the graduation level. The chapter would be the same, but the intensity of the question would be the lower according to the 12th best. सो हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इसमें बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी उसके बाद हम लोग 1-2 टॉपिक को आज कवर करेंगे, और ये भी बताया जाएगा कि आने वाले क्लासेज में, आने वाली वीडियोज में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह का स्ट्रेटजी बनाकर हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले, जैसे बुक के अकॉर्डिंग किया, इसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर जो है कंप्रीहेंशन का है, मगर आप जैसे ही उठाएंगे 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू कैन नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन हु हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कंप्रीहेंशन टेस्ट। कंप्रीहेंशन टेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपको कुछ कंप्रीहेंशन के कुछ पैसेज दिए होते हैं, उसको पढ़कर उसमें से उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको ढूंढ कर उसमें से निकालना होता है। उसमें हो सकता है कि वो कैब भी पूछ ले 1-2, मगर अभी 5 साल के क्वेश्चन को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो क्या है कंप्रीहेंशन बेस्ड हो। तो डायरेक्टली आपको तो इस पर ध्यान देना नहीं है। असल में इन्होंने इसलिए मेंशन किया है ये कंप्रीहेंशन, क्योंकि ये जो अब इंग्लिश जो पूछी जाती है AMU की B.Ed में, वो होता है कि कंपेटिटिव लेवल का होता है, जो मैं ग्रेजुएशन लेवल, इसलिए कंप्रीहेंशन क्या है, ये मैंडेटरी है। जो भी आप जैसे SSC का जो भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपेटिटिव बेस्ड जो एग्जाम होते हैं, इसमें कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको मेंशन कर दिया गया। मगर ये इस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो मेंशन था इसलिए हमने यहाँ भी मेंशन कर दिया है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो मैंडेटरी है, जिसको पढ़ना जरूरी है B.Ed के लिए बेसिकली, वो यहाँ क्या कर दीजिए, बता दिया जाएगा। जैसे कंप्रीहेंशन की जरूरत नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ है सिनोनिम्स। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो रहता ही है, वो या डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उसको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा इसको सिनोनिम्स क्या है, या तो हो सकता है कि सेंटेंस में कोई वर्ड को हाईलाइट करके पूछा जाए कि जो वर्ड इस्तेमाल किया गया इस सेंटेंस में, इसका अल्टरनेटिव इसका सिनोनिम्स क्या है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर, उसके बाद बात करेंगे कि स्ट्रेटजी की। तो सिनोनिम्स है, उसके बाद एंटोनिम्स, इससे भी 1 क्वेश्चन या 2 तो क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन कम से कम इससे भी आते हैं, या डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है। और इडियम्स और फ्रेज से आपको हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन हो। कभी कभी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो वहाँ पर होगा कि डायरेक्टली जैसे पूछ ले कि हाउ टू स्पेड टू स्पेड, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है।
इन फियास्को, ऐसे करके मतलब बहुत से मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जिसका डायरेक्टली क्या होगा आंसर उसमें दिया रहता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, मगर बहुत मतलब होता है कि किसी के बिहाफ पर, किसी पर्सन के बिहाफ पर वो पूछा जाता है। जैसे मालिक रमेश ने कुछ कहा किसी को और उसने क्या किया, एक ईडियम से फ्रेज इस्तेमाल कर लिया, उसमें बोलेगा कि जो रमेश ने जो बात कही है उसका क्या मतलब है, तो उस तरह से भी पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली का मतलब है कि वो मतलब डायरेक्ट ही फ्रेज इस्तेमाल कर लिया जाए और पूछ दिया जाए व्हाट डज इट मीन, और या इनडायरेक्टली का मतलब है कि फ्रेज तो इस्तेमाल किया जाएगा मगर वो किसी के सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, इनडायरेक्ट। इडियम्स एंड फ्रेज से इससे भी क्या होगा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। और स्पेलिंग टेस्ट ये कभी एक मतलब बहुत आपको हर साल में नहीं मिलेगा, मगर हो सकता है कि ड्रॉप कर करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मतलब अल्टरनेट करके इस साल नहीं है तो अगले साल, तो इसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। ठीक, कैसे करना है वो बाद में बात की जाएगी, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम लोग को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन, और देखने में क्या है मतलब एक चैप्टर लग रहा है, सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होगा कि एक चैप्टर होगा, इसके अंदर ढेर सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे प्रीपोजिशन को ही क्या है ब्लैंक कर दिया जाए तो वो भी सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब है कंप्लीट करना है। जैसे कोई क्वेश्चन होगा, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट है, शुरुआत में कोई वर्ड्स है करके बीच में ब्लैंक दे दिया गया है और फिर फुल स्टॉप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ब्लैंक में या तो वर्ड भी आ सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तरह, या हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो, इडियम्स एंड फ्रेज भी हो सकते हैं, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि प्रीपोजिशन भी उसमें फिल करना पड़े। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस में जो गैप पड़ रहा है वो किसकी वजह से गैप पड़ रहा है उसको फुलफिल किया जाए, उसको मतलब फिल कर दिया जाए वहाँ पर, तो वो उसमें कोई भी आ सकता है, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, व्हाट एवर द रिक्वायर्ड द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट यू हैव टू फिल ऑन दैट। इसमें कोई जरूरी नहीं कि प्रीपोजिशन से ही पूछेगा, जो भी होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो क्या डिमांड करता है, ये प्रीपोजिशन लगाने पर उसका मतलब क्या होगा, मीनिंगफुल मतलब सेंटेंस बनेगा या उसमें कोई वर्ड डालने पर बनेगा, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 and 6, and the next part is that the preposition. So if you talk about the preposition like in exams, the direct preposition will not ask. ऐसा क्यों होता है कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ होता है, इन का इस्तेमाल कहाँ होता है, या ऑफ का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इस तरह का ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। ये सब जैसे ये होता है कि मतलब लोअर क्लास में जो पढ़ाई जाती है उसमें बताया जाता है कि ऑन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑफ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लाइक ओवर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, थ्रो कहाँ इस्तेमाल। इसमें होता है क्या है, प्रीपोजिशन में आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछेगा। जैसे कोई नाउन है तो वो नाउन अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, उसी को अगर मतलब उस नाउन का अगर हम मान लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दे, वो बहुत सारी मतलब वैरायटी होती है वर्ब ये नाउन्स की, या इसको ले ले वर्ब को ले ले, तो वर्ब डिफाइन करेगा मतलब वर्ब के हिसाब से कौन सा प्रीपोजिशन होगा वो पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि मतलब यहाँ ऑन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ऑन का मतलब इस्तेमाल है कि नहीं है, या अप का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, अप टू का कहाँ पर होगा, इस तरह से नहीं होगा। उसमें होगा कि कौन सा वर्ड है जो अपने साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लेगा, तो उसमें फिक्स पोजीशन। हम जब क्वेश्चन कराएंगे कुछ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको मेंशन करेंगे, उसको कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जो हम लोग को सही से मतलब उसको मतलब पढ़ना जरूरी है बीएड इंट्रेंस के लिए। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, हालांकि ये मेंशन है मगर इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह आते नहीं। इसमें होता क्या है कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे बहुत से जैसे ऑप्शन में 1 2 3 करके हो, चाहे बहुत सा मतलब लेटर्स है इधर उधर करके दिया गया है, उसमें से हमको क्या करना है, मीनिंगफुल लेटर्स बनाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये होता है फुलफिल। अब ये क्या है, ये है इसका सीक्वेंस FULFIEE, मगर इसको क्या करेंगे, इधर उधर कर देंगे, U कर दिए, F कर दिए, I कर दिए, और इसको सीक्वेंस को बिगाड़ दिए। और यहाँ से क्या होगा, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कौन सा वर्ड है जिसको क्या कर दिया गया, इस तरह से कर दिया गया है। तो इसको सीक्वेंस वाइज जब करेंगे तो जब इस तरह का होगा तो इसको करेंगे तो फुलफिल होगा। तो ये वर्ड फॉर्मेशन होता है, इससे भी क्वेश्चन नहीं आता है। जहाँ जहाँ क्रॉस लगाएंगे इसका मतलब क्या है, वो चैप्टर तो इसमें मेंशन है मगर उससे क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं पूछे गए हैं, और नहीं उम्मीद है कि कोई सर्टेनिटी नहीं कि आगे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक ये यहाँ पर है, ये कंप्रीहेंशन में से नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक है 9 नंबर जो चैप्टर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और इसके लिए एक तो समझ लीजिए कि अच्छी खासी मतलब वोकैबुलरी होनी चाहिए, तभी क्या होगा इस क्वेश्चन को मतलब डील करने में आसानी होती है। ऐसे बताया जाएगा कि कैसे मतलब कम समय में हम लोग ये फिल्टर आउट कर सकते हैं दोज वर्ड्स दैट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दैट इज ऑन एंड ऑफ इनफ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इससे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सिंपल मेंशन किया गया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि बहुत सारे सेंटेंस ए बी सी करके मतलब ऑप्शन में होते हैं, उससे हमको क्या करना होता है, उसको अरेंज इस तरह से करना होता है कि एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस बन सके। तो हम लोग देख चुके हैं 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर से बिल्कुल ही हम लोग को नहीं टच करना है, जिसमें कंप्रीहेंशन है। दूसरा हमारा यहाँ पर है वर्ड फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज द रिकंस्ट्रक्शन द सेंटेंसेस। तो इन 3 को हम यहाँ पर मिटा ही देते हैं, तो इरेज कर देते हैं, बाकी जो बच जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन एंड फर्स्ट वन इज द कंप्रीहेंशन। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को इसमें ग्रामर मेंशन नहीं है। जैसे ग्रामर में हम लोग क्या करते हैं, टेंस बेस्ड होता है क्वेश्चन, उसका मतलब एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। उसके बाद मॉडल्स जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे मे है, माइट है, मस्ट है, वुड है, कुड है, ये जो भी मतलब होती है मॉडल्स, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रेजेंट में होगा तो उसका क्या फॉर्म लेगा, और पास्ट में होगा तो किस तरह का फॉर्म लेगा। तो ये इसमें मेंशन नहीं है, ग्रामर का कोई पार्ट इसमें मेंशन नहीं है। सिंपल पार्टिकुलरली जो मतलब ग्रामर के अंदर होते हैं, सब ग्रामर जैसे होते हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो ग्रामर का ही पार्ट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। मगर प्रॉपर इसमें ग्रामर का कहीं मेंशन नहीं, जैसे इसमें टेंस मेंशन नहीं है, टेंस का पैसिव मेंशन नहीं है, मॉडल्स मेंशन नहीं है, नरेशन मेंशन नहीं है। मगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो वहाँ क्या होगा, आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा ग्रामर से। जैसे 25 मार्क्स से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं इंग्लिश के, तो एटलीस्ट उसमें से 10 to 12 क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्टली ग्रामर बेस्ड होता है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में होता है कि अगर मान ली कोई आदमी एज्यूम कर रहा है किसी चीज़ को, जैसे मैं मान लो मैं क्या हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, अगर मैं एज्यूम करूँ कि मैं मोटा होता तो क्या दौड़ नहीं पाता है, तो ये क्या है, एजम्पशन है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं जब हम डील करते हैं, तो आई के साथ वर्ड लगाकर, आई वर, इफ आई वर ओबीज, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि यहाँ जैसे ग्रामर से ही रिलेटेड है, जैसे आई के साथ कभी भी वर नहीं लगता है, वाज लगता है, मगर यहाँ वर लगा हुआ है, क्यों है, क्योंकि ये ग्रामर का पार्ट है। जब कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी वर लगाते हैं, जहाँ क्या होता है वो एजम्पशन पर बेस्ड हो, जिसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं, कि हो नहीं सकता है मगर हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो हम क्या करते। तो ये सब चीज़ें क्या है हम लोग मेंशन करेंगे। हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और कौन कौन सा चैप्टर है जो क्या है कॉन्सेप्ट के बुक में मेंशन नहीं, मगर इसको बताना जरूरी है। जैसे ग्रामर का पोर्शन में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस वगैरह होती है, नरेशन, टेंस के पैसिव, मॉडल्स वगैरह, वो सबको हम लोग कवर करेंगे। और उसके अलावा जब AMU की वेबसाइट पर जाएंगे तो सिंपल वहाँ क्या होता है, ग्रेजुएशन मतलब इंग्लिश चाहिए अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक। ये जब होता था जब ग्रेजुएशन के बाद B.Ed का कोर्स, मतलब B.Ed के लिए जब एंट्रेंस देते थे। अभी क्या है कि अभी हम लोग दे रहे हैं 12th के बाद। तो अभी क्या होगा कि चैप्टर से हो सकते हैं क्वेश्चन वगैरह तो सेम ही होगी, मगर उसका क्या होगा, लेवल थोड़ा लो होगा। जैसे मतलब कुछ जैसे सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स में जैसे होते हैं कि जैसे द हिंदू आप न्यूज़पेपर पढ़े, या मतलब एकेडमिक जो मतलब हायर स्टडी की जो बुक होती है, उसमें क्या होता है, वर्ड जो होते हैं टफ वर्ड यूज किए जाते हैं। और उसी बात को अगर मतलब सिंपल लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जगह दूसरी वर्ड होती है। तो उस तरह से हो सकता है कि क्वेश्चन का थोड़ा क्या हो, लेवल लो कर दिया जाए, मगर सब चीज़ें वहीं से पूछे जाएंगी जहाँ से पूछी जा रही थी। तो ये तो हुआ बात कि इंग्लिश मतलब कहाँ से पूछी जाएंगी, क्या क्या चैप्टर हम लोग को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आने वाली वीडियो में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डील करेंगे कि टेंस ऑलरेडी हम मतलब एज्यूम करके चल रहे हैं कि बच्चे मतलब आप लोग कम से कम टेंस पढ़ चुके होंगे। फिर देखेंगे कि टेंस में एक्टिव से क्वेश्चन पूछता नहीं है, पैसिव से भी मतलब कभी कभी मतलब पूछ लेता है कि इसका पैसिव क्या होगा, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे टेंस का एक्टिव, और एक्टिव का क्या होगा, पैसिव जो क्वेश्चन बनेगा उसका, तो कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा पैसिव में। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में उसी को डील करेंगे। और बाकी फर्दर एट द एंड ऑफ द वीडियोस वी विल टॉक अबाउट द इन द फर्दर वीडियो व्हाट वी विल बी डूइंग इन द वीडियोस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, लाइक व्हाट वुड बी द आवर स्ट्रेटजी टू डील विद द ऑल द चैप्टर्स within the times, that means that within the 15 days, like whatever the days we have. So in those like videos we will talking about the all the like topics and the chapters that can help us directly or indirectly in the entrance test. और जैसे जैसे मतलब वीडियो आती जाएंगी तो क्या होगा, उसका मतलब
चैप्टर जो कवर किए जाएंगे या टॉपिक्स का क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अभी जैसे पहली वीडियो है तो हो सकता है इसमें मतलब जितनी बात कही जानी चाहिए जितने वक्त में उससे कम कहा जाए, मगर आने वाली वीडियोज़ में होगा क्या कि टू दी पॉइंट बात की जाएगी। अभी तो मतलब ये वीडियो मतलब स्टार्ट हो रही है, मतलब अभी पहली वीडियो है तो हो सकता है कि इसमें और बहुत सारी बातें आ गई हो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर बताना जरूरी था, इसके लिए उसको बोलना पड़ा, ठीक है। अब बाकी आने वाली वीडियोज़ में टू दी पॉइंट बात होगी, तो उसमें क्या होगा कि सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक और क्या होगा जिसको डील करना होगा उस पर बहस करेंगे, उसको मतलब डील करेंगे, उस पर क्वेश्चन बेस्ड जो होगा उसको डील किया जाएगा, बस टू दी पॉइंट। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे। इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, यहाँ तक मतलब इतना हद तक बताया जाएगा जिससे मतलब क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाए। और ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि टेंसेज क्या है, मतलब टेंस का क्या मतलब होता है, उसका मतलब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स वगैरह। तो हम लोग देखेंगे टेंस आज। और टेंस का क्या होगा, दो चीज़ देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव। और ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हमेशा पैसिव से आते हैं, हाँ, मगर उसके लिए एक्टिव जानना आपको जरूरी है। नहीं आप जैसे पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, उसके लिए तो पहले ये भी तो जानना है कि एक्टिव क्या है उसका। अगर मान ली कोई पैसिव ही दिया गया है, टेंस का पैसिव ही है, तो मगर वो किस एक्टिव से आया होगा उस तरह का फॉर्मेशन पैसिव का, तो इसलिए तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी को करेंगे, ये दूसरे को क्या है, साइमल्टेनियसली है, इस एक को नहीं जानेंगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरे को समझने के लिए पहले का जानना जरूरी है। तो पहले देखते हैं टेंस। टेंस जहां भी आए तो दिमाग ये रख चलना है कि काम से रिलेटेड बात होगी। क्या चीज से बात होगी, काम से रिलेटेड, दैट मीन्स एक्शन। जहां भी हम कोई सा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या होगा, सिंपल काम पता चले। जैसे कोई बीमार है, जैसे सी इज सिक, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस का क्या है, टेंस मतलब सेंटेंस है, मगर इसमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे कोई बीमार है तो है, कोई मोटा है तो है, कोई पतला है तो है, कोई भूखा है तो है, कोई खा रहा है, कोई बैठा है, वो मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसमें वो क्या करेंगे, ये एक्टिव नहीं है, मतलब इसमें डूअर क्या है, कोई चीज कर नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें एक्शन नहीं है। तो सिंपल अगर टेंस को समझना हो तो सिंपल ये समझ लें कि यहां से आता है, इसको यहां लिखे, टेंशन। टेंशन कब होता है, जब हम काम करते हैं, कोई ऐसा काम, वर्क, कोई एक्शन लेते हैं, तब उसके प्रेशर से क्या होता है, हम लोग को टेंशन होता है। तो टेंस समझना हो तो सिंपल सी बात है कि सिंपल कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें काम की बात की जाए। जैसे बोला है कि ही इज गोइंग, तो वो कोई ना कोई काम के बारे में बात कर रहा है, मगर कोई कह रहा है ही इज स्टैंडिंग, अगर उसका मतलब ये है कि खड़ा हो रहा है तो ये काम कर रहा है, तो वो तो हो जाएगा, टेंस में चला जाएगा। मगर वो होगा कि वो खड़ा है, वो बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन और लाइक एनी पर्सन दैट गोज टू द लाइक द, in order to tell you the exact meaning of the tense we have to know three things। पहला है state of possession, state of being, यहाँ से बात समझ में आ जाएगी डायरेक्टली। state of being, state of possession, possession का स्पेलिंग देख लेना सही है कि नहीं, मेरा ख्याल से सही ही होगा। एक्शन और वर्क। देखिए जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी तो उसमें वर्क की कोई जरूरत नहीं होती है, और स्टेट ऑफ पोजीशन में भी होगा तो कोई वर्क की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए स्टेट ऑफ बीइंग में क्या, बीइंग मतलब होता है किसी चीज़ का होना, कोई आदमी है तो है, ठीक है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, ठीक है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई मतलब जो भी उसका मतलब क्या है, वो उसका होना मतलब पता चले। जैसे कोई बॉटल है तो बॉटल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसके अंदर मतलब कैपेसिटी 2 लीटर की भी हो सकती है, 3 लीटर की भी हो सकती है। उस जिससे क्या होगा, उसके बीइंग का पता चले, मतलब वो है क्या, ठीक है। कोई बीमार है तो सिंपल वो बीमार, वही कुछ कर नहीं रहा है, तो वो सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग में जाएगा। जब हम टेंस का एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग की कोई बात नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग का कोई पैसिव बन ही नहीं सकता है। जैसे सी सिक, इसका क्या मतलब, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर इसका एक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई आदमी डायरेक्टली कोई काम कर रहा है। पैसिव का मतलब होता है कि काम हो रहा है और क्या है, डूअर को नहीं बताया जा रहा है। जैसे मैं घर पेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, इसमें पता चल रहा है कि पेंट करने वाला आदमी कौन है, डायरेक्टली हम जान सकते हैं, आई एम पेंटिंग द हाउस, चाहे वाल कह सकते हैं। मगर इसी काम को, काम वही रहेगा, सब कुछ वही है, मगर ये हमको नहीं पता चले, जैसे हमको छुपाना हो डूअर को, एक जो मतलब एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहा है पेंटिंग में, उसको अगर हम छुपाना हो, ठीक है, बहुत मतलब हमको जरूरत पड़ती है कि मतलब हम मतलब सब्जेक्ट को नहीं बताए, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं होती। अब हर कौन पेंट कर रहा है, जो जाहिर सी बात है जो पेंटिंग का काम कर रहा था वो कर रहा है, तो उसका हर वक्त हमको नाम तो पता नहीं होगा, तो इसलिए उस वक्त में क्या होता है, जरूरत होती है कि काम को बताया जाए।
तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे होता है वॉल इज बीइंग पेंटेड, तो वहाँ क्या है, वॉल क्या है, पेंटिंग किया जा रहा है, उसका मतलब पेंटिंग हो रही है। अब कौन कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो उस तरह क्या होता है, जब हमको डूअर को क्या होता है, हाइड करना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है बताने को, तब पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। और जब एक्टिव का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ हमको ज़रूरत होता है कि कौन वो काम कर रहा है, तब वहाँ क्या करते हैं, एक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग का इसमें पैसिव में ना स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है ना स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है कोई चीज़ आप उस पर आपका क्या हो, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं अधिकार, जिस पर मतलब आपके कब्जा में हो कोई चीज़। जैसे बोलेंगे कि आई हैव अ मोबाइल, तो क्या होगा, मोबाइल जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो मेरा है, ठीक है, आई हैव अ मोबाइल। तो इससे भी कोई पता नहीं चल रहा है कि हम कोई काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात हम किसी को बता रहे हैं कि ये मतलब मोबाइल है, ये मेरा है, ठीक है। मतलब किसी के पास बाइक है तो क्या है, लाइक बोल सकते हैं रमेश हैज़ 2 बाइक्स, तो क्या होगा, रमेश के बारे में नहीं बता रहे हैं कि वो बाइक से कुछ कर रहा है, कहीं जा रहा है, या बाइक कुछ कर रही है, सिंपल है कि बाइक उसके पास है। तो ये पोजीशन है, क्या क्या चीज़ें किसके पास है उसके बारे में होगा। तो इससे भी कोई मतलब पैसिव नहीं बनेगा। बनेगा पैसिव सिर्फ एक्शन से, काम से रिलेटेड कोई बात होगी। जैसे होगा कि रमेश बाइक से कहीं जा रहा है, ठीक है, चाहे बाइक को चला रहा है, तो वहाँ से जैसे वो काम कर रहा है तो वहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगी कि उसका रिवर्स किया जा सकता है, कि हमको मतलब ये बताना हो कि कौन सा काम हो रहा है, हाइड करना हो मतलब डूअर को, जो काम करने वाला है, तब वहाँ क्या होगा। तो सिंपल अगर टेंस को समझने की बात हो कि टेंस के, हालांकि ये सब भी टेंस का ही पार्ट है। अगर कोई मतलब बीमार है प्रेजेंट में तो वो भी टेंस का ही पार्ट है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाती है। टेंस की सिंपल सेंटेंसेस, उसमें आता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, जिसमें काम की बात नहीं होती है। और जब हम टेंस का क्या करते हैं, डील करते हैं एक्टिव पैसिव, उसमें डायरेक्टली हम लोग एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक्स पर। ये बताना इसलिए जरूरी था कि बहुत मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दे दे कि मतलब स्टेट ऑफ, ऐसा तो हो देगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला तो उतना हम लोग से तो अच्छा ही होता है, बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो दे देगा किस तरह क्वेश्चन। मगर बहुत से बच्चे को होता है कि जैसे टेंस है मतलब प्रेजेंट का है, तो उसको किसी तरह पैसिव में हम कन्वर्ट कर ही की छोड़ेंगे, तो कभी नहीं होगा। जो कन्वर्ट होने वाली होगी सेंटेंसेज वही कन्वर्ट हो सकेगा, वो वही सेंटेंस कन्वर्ट होगा जो क्या होगा, एक्शन से डील करेगी, एक्शन के बारे में बताएगी। तो क्या होता है, टेंस हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस जो डील करेगा पूरे प्रेजेंट से रिलेटेड सिचुएशन को, जिसमें काम के बारे में बात। उसके बाद होगा पास्ट। अब डिफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब कहीं याद करने की जरूरत नहीं है क्या होता है प्रेजेंट। सिंपली तो देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करती है। फ्यूचर टेंस सिंपल से जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के बारे में बताता है। पास्ट है जो मतलब जो भी काम हम लोग कर चुके हैं, उसमें किस तरह का काम किए हैं, मतलब उसमें कंटिन्यूस वाला काम था कि एक वक्त पर कर दिए, कि बहुत समय से कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। मगर जो भी एक्शन जो है वो पास्ट के बारे में बताया, जो अभी को छोड़कर पीछे चले जाएं हम लोग वक्त में, तो वो सब क्या है, पास्ट को डील करेंगे। फ्यूचर जो अभी नहीं आया है, आने वाला है, अभी से लेकर आगे तक, ये है 3। और इसका भी सब कैटेगरी क्या है, 4 है। हम सिंपल एक का लिखेंगे, बाकी का उसको उसी पर बेस्ड होगा नाम। सिंपल फर्स्ट लेटर रिप्लेस कर देंगे, फ्यूचर पास्ट, इस तरह करके। तो ये 3 हो गई। अब इसका आप देख लीजिए, एक को लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको सिंपल भी बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। नाम याद न भी होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी क्वेश्चन डील होगा। नाम याद ही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो उससे कुछ फायदा नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, and fourth and last one is present perfect tense, present perfect continuous, sorry for that। और इसका अगर पास्ट का लिखना हो तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से प्रेजेंट वर्ड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इरेज कर देंगे, पास्ट यहाँ पुट कर देंगे। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में उसी तरह करेंगे, ठीक। मगर फ्यूचर में अगर जाएंगे तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है उसमें, तो वो अलग बात है, देखा जाएगा उसको बताने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं इसका एक्टिव क्या है सबका, मतलब प्रेजेंट
में का जो भी सब कैटेगरी प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जब कोई डूअर डायरेक्ट काम कर रहा होगा, जहाँ डूअर दिख रहा होगा सेंटेंस में, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, मतलब उसका क्या होता है स्ट्रक्चर। और जब ये हम समझ जाएंगे तो डायरेक्टली पैसिव समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, डील करते हैं प्रेजेंट टेंस से और प्रेजेंट टेंस के सब मतलब टॉपिक से, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये समझ में आ जाएगा तो पास्ट में चलेंगे, पास्ट के बाद फ्यूचर में चलेंगे, फिर उसके बाद सबका एक ये प्रेजेंट को डील करने के बाद एक्टिव को उसका डायरेक्ट, उसके बाद हम लोग पैसिव डील करेंगे, फिर उसके बाद जंप करेंगे पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं इसका मतलब क्लू क्या है। डिफिनिट होता है जो मतलब फिक्स हो, इंडिफिनिट का मतलब फिक्स नहीं हो। जैसे कोई आदमी कहता है मैं खाता हूँ, आम खाता हूँ, ठीक है, चाहे मतलब कोई चीज़ खाता हूँ, मगर वो फिक्स नहीं कब खाता है। तो मतलब जो प्रेजेंट में कोई आदमी जो जो काम कर रहा है वो सब क्या आ जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज बहुत सारा है, मगर हमको सिंपल देखना है कि यूजेज से हमको कोई मतलब नहीं। जब हम देखें बुक में, कहीं बुक में देखें या कहीं पर मतलब न्यूज़पेपर में देखें या क्वेश्चन पेपर में देखें हम जब क्वेश्चन को, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट से क्या है बिलोंग करता है वह सेंटेंस। इतना ही से हमको मतलब है, उसका यूज क्या है नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो यूज इसलिए पढ़ा जाता है जब हम स्पोकन सीखते हैं कि मतलब हमको कहाँ कहाँ इसके सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतलब एक्सप्रेस मतलब फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। या बुक आप लिखने जा रहे हैं तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगी। मगर क्या है, बुक को समझने के लिए या मतलब किसी क्वेश्चन को डील करने के लिए सिंपल हम जानते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है और टेंस के किस सब मतलब टेंस से। जैसे प्रेजेंट टेंस का तो पता चल जाएगा, इज भी लगा है तो भी ये क्या है प्रेजेंट का है। उसके बाद इज के बाद क्या है V4 भी लग रहा है, जैसे मतलब इज गोइंग भी होगा, वो भी क्या है प्रेजेंट टेंस का है। मगर क्या है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बात कोई सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या है V1 या V5 इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी प्रेजेंट का है, मगर क्या है ये अलग में जाएगा जैसे इसके सब कैटेगरी में। तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानेंगे कैसे, क्या इसका पहचान है। सिंपल क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या V5 मतलब उसके में ई या ES जोड़ते हैं तो बनता है, ये डायरेक्ट आ जाए इस सेंटेंस में। उसके बाद अदर वर्ड हो या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। इस तरह का कोई फॉर्मेशन दिखे तो डायरेक्ट समझेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो ये तो हो गया कि अफर्मेटिव है, मतलब कोई बात पॉजिटिव कही जाए। जैसे मान लीजिए कि वो क्या है, वो डेली शावर लेता है, तो ठीक है ही टेक शावर एवरी डे, ठीक है। अब मगर कभी होता है कि बहुत आदमी डेली नहीं लेता है तो उसके लिए नेगेटिव आएगा, मगर बात तो प्रेजेंट के बारे में ही कही जा रही है, तो इसका नेगेटिव भी बन सकता है। नेगेटिव का क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि डू यू टेक शावर एवरी डे। और उसके अलावा क्या होगा कि नेगेटिव में भी क्या होगा, नेगेटिव प्लस क्या होगा, जैसे इंटरोगेटिव भी लेते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे क्या है डोंट यू टेक शावर एवरी डे, तो वो सब हम देखेंगे। पहले क्या है कि जब हमको देखना होगा कि अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव जो होगा इसका सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का, उसमें सिंपल होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा डूअर, डूअर के बाद क्या होगा, डूअर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा डूअर है। उसके अलावा उसके अपने हिसाब से या V1 लेगा या V5 लेगा। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मतलब ही शी होता है, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई एक आदमी के बारे में बात करें, किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करें। पर्सन से मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में, एनिमल्स भी आ सकता है इसमें। जिस मतलब कोई काम करने वाले के सिंगल के बारे में बात करें। बाइक भी है, बाइक क्या है नॉन लिविंग बीइंग से, मगर वो भी क्या चलता है। तो अगर जैसे बोलते हैं बाइक चल रही तो भी क्या है, उसको हम एक तरह से क्या करें डूअर के तौर पर ले रहे हैं, तो वो भी क्या होगा सिंगल होगा। तो इसी में क्या करेगा आएगा ही शी इट, और या सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग्स लिख देते हैं यहाँ पर। अब जो ग्रामर का टीचर होंगे तो हो सकता है होता है क्या मतलब यहाँ कुछ भी लिखा जाए, वो बात नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। ग्रामर के बुक में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि सिंगल थिंग्स वहाँ लिखा हो। ये सब के साथ आपको लगेगा V1 V5, जिसके साथ जैसे मान लीजिए गो है तो ये क्या है बेस फॉर्म है या बेयर फॉर्म इसको बोलते हैं, तो इसमें गोज होगा। अगर ही के साथ बोलना हो कि अगर वो पार्क डेली जाता है तो ही गोज पार्क एवरी डे या डेली। अगर सी भी होगी तो भी लेगी, ठीक है। या कोई इसके जगह हम नाम उसका रहता है ही होगा तो कोई मेल होगा, तो जाहिर है उसका कोई नाम होगा। जैसे मान रमेश है तो रमेश क्या है गोज पार्क एवरी डे, इस तरह से होगा। अगर इस तरह ईट के जगह के कोई मतलब एनिमल को ले, छोटा मोटा एनिमल जो भी होता है उसके लिए भी होगा, जैसे कैट वगैरह के लिए हो, तो ये सब में क्या होगा गोज होगा। जैसे रन है तो रन्स हो जाएगा इसकी जगह, स्लीप है तो स्लीप्स हो जाएगा। मतलब जो भी वर्ब है एक्शन वर्ड है उसका क्या होगा ई
एस या ई एस वाला फॉर्म। जैसे देखिए यहाँ सिर्फ एस जोड़े हैं, यहाँ पर रन के बाद क्या होता है, रन मतलब होता है दौड़ना, उसमें एस जोड़ दिया रन। मगर गोस क्या है, इसमें गो का बेयर फॉर्म होता है मतलब गो, इसमें ई एस जोड़ा है। वो डिपेंड करता है किस तरह का एक्शन वर्ड है, वो अपने हिसाब से लेता है ई या ई एस। तो जब ये सब सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, ये V5 लेगा। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए, जैसे रमेश स्लीप्स 8 hours एवरी डे, तो देखिए रमेश है ये सब्जेक्ट और स्लीप्स है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, बिलोंग करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और इसका क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में क्या करते हैं, जो जिसके साथ V5 लगता है उसके बाद डजंट लगाते हैं। जैसे रमेश होगा, इसके बारे में अगर बताना हो कि 8 घंटा नहीं सोता है, 6 घंटा सोता है, जो भी हो, मतलब वो नेगेटिव बात उसके बारे में बताए, जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन वो क्या है, नेगेटिव हो। जैसे रमेश डजंट स्लीप ऑन टाइम, हम लिख देते हैं यहाँ पर, समय पर नहीं सोता है, जो भी हो, मोबाइल वगैरह के चक्कर में जो भी। तो रमेश क्या है, रमेश डजंट स्लीप ऑन टाइम। तो रमेश क्या है, रमेश लिया यहाँ डजंट, तो यहाँ से भी पता चल सकता है ये प्रेजेंट टेंस का ही टेंस, मतलब ये सेंटेंस है, मगर प्रेजेंट टेंस में किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसको क्या होगा, जब क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ क्या करेंगे, डू या डज लाएंगे। पूरे डिटेल में मतलब स्ट्रक्चर को नहीं लिखा जा रहा है, सिंपल क्या है हम समझ जाए कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको मतलब जानने के बाद ही वैसे ही समझ सकते हैं, बस वही। नहीं तो हम अगर चाहे तो इसको मतलब ऑर्गेनाइज वे में लिखना तो हम लिख सकते हैं, ताकि आप लोग को भी फायदा हो। हालांकि ये जो भी बताई जा रही है ये पूरा यकीन है कि आप लोग को ये पता होगा, मगर सिंपल इसमें जो कॉन्सेप्ट बताना है इसके लिए इसको बताया जा रहा है। हो सकता है मतलब मैं एज्यूम कर लूँ और कुछ बच्चों को मतलब नहीं पता हो, तो अब कुछ बच्चों की वजह से कुछ बच्चों का तो नुकसान नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। जैसे अफर्मेटिव है, मतलब अफर्म कर रहा है कि मतलब वो है कि बात क्या है, वो मतलब यस वाली है, जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरह हम यहाँ लिख देते हैं, ताकि एक ही क्या होगा, एक ही बॉक्स में सब आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, जैसे राम श्याम ही शी इट, ये सब लेगा हमारा V1 V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव होगा, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव होगा अभी हम लिख देते आई यू दे, ये सब लेगा हमारा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ V5 होगा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं गोस, रन्स, स्लीप्स, यही सब यही हमको बताना होगा, यही से एक्शन ये सब कर रहा है सब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, गो होगा, रन होगा, स्लीप होगा। और उसके अलावा अगर मान लें कि यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट डालना चाहेंगे तो यहाँ डाल सकते हैं, मगर इसका नेगेटिव होगा तो सिंपली जो जो जिसके साथ V5 आया था यहाँ आ जाएगा डजंट, बस। और इसके साथ होगा हमारा डोंट, डू नॉट लेते हैं, यहाँ कॉन्टेक्शन यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, डोंट। अगर क्या होगा, इसका क्वेश्चन बनाना होगा इंट्रोगेटिव, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो बीच में डू या डज या डू इस्तेमाल हुआ है इसको पहले ला देंगे, डज पहले, उसके बाद जो भी यहाँ सब्जेक्ट था सब्जेक्ट डालकर ही सी राम इट, जो भी यहाँ डू डाल देंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आई यू दे। और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, डजंट पहले आ जाएगा, डोंट पहले आ जाएगा, और उसके बाद डब्ल्यू इसमें क्या होगा, पहले डब्ल्यू वाला वर्ड जो होता है जिसमें मतलब हम यस नो में क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ होगा कि डू यू ईट, मतलब कोई हम ले मतलब डू यू ईट पम्पकिन, तो हम बोल सकते हैं कि यस नो से काम चल जाएगा, यस आई ईट और नो आई डोंट। मगर क्या होगा, जब डब्ल्यू क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमको डिटेल बताना होता है, वाई डोंट यू ईट पम्पकिन, तो हम ये नहीं बता सकते यस नो से, कुछ पता नहीं चलेगा, रीजन बताना होगा कि मैं क्यों नहीं खाता हूँ, क्या रीजन है, खाता भी तो क्या है, वाई डू यू ईट पम्पकिन, तो क्या होगा कि हमको बताना होगा, तो उस डब्ल्यू में जाता है। डब्ल्यू का भी क्या होगा, क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकता है, वाई डोंट यू रन एवरी डे इन द मॉर्निंग टाइम, तो वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ भी हमको डायरेक्टली आंसर नहीं दिया सकता यस नो में, तो वहाँ भी क्या होगा, डिटेल देना। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, वो ऑल ओवर क्या है, स्ट्रक्चर्स का
क्या है, नियम है, मतलब कि अगर सब्जेक्ट होगा, अगर अफर्मेटिव बता रहे हैं तो V1 या V5 होगा। इट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट विल टेक द V1 और V5। और उसका नेगेटिव बताएंगे तो जो क्या है V1 लेगा वो डोंट लेगा, जो V5 लेगा मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म तो वो क्या है, वो डजंट लेगा। और उसके बाद इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वही जो डजंट ले रहा है वो डज से स्टार्ट होगा, जो डोंट ले रहा है नेगेटिव वो डू से स्टार्ट होगा। और डब्ल्यू में बस डब्ल्यू पहले पुट कर देना, ऑल द नियम्स ऑल द रूल्स आर सेम। अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव। अब देखते हैं इसका पैसिव। अब एक्टिव समझ में आ गया तो पैसिव बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा इसका, क्योंकि जो ले देकर क्या है कॉन्सेप्ट एक्टिव का ही समझना है, पैसिव में कुछ होता नहीं है। जहाँ जहाँ एक्टिव इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वहीं वहीं पैसिव में भी उसी का इस्तेमाल होगा। ये नहीं उसका क्या होगा अलग जगह